ये कहानी शुरू होती है 1940 के दशक के आखिरी सालों से। हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस के एक अंधेरे कमरे में एक छोटी सी लकड़ी के मेज पर दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक पड़ी, जैकब डायमंड। यह हीरा कोहिनूर के आकार से लगभग दोगुना था। इसकी कीमत इतनी थी कि इससे कई छोटे छोटे देशों को यूं ही खरीदा जा सकता था। लेकिन जो हैदराबाद के 7वें निजाम थे, इसे एक मामूली पेपर वेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि उनके पुराने कागज पंखे की हवा के झोंक से उड़ न जाए। निजाम एक बहुत ही अजीब इंसान था। कहने को तो वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे, जो 1937 के टाइम मैगजीन के कवर पर अक्सर आया करते। उनके पास उनकी अपनी फौज थी, अपनी रेलगाड़ी थी, अपना पोस्ट ऑफिस था, अपनी करेंसी थी, अपना रेडियो स्टेशन था। लेकिन अजीब बात यह है कि वो आदमी जिसके पास अरबों की दौलत थी, वो फटे हुए मोजे को पहनता था, मेहमानों की छोड़ी हुई सिगरेट के टुकड़े को पी जाता था, अपनी महंगी रोल्स रॉयल गाड़ियों में कभी कभी कचरा उठवाता था। साल 1947 में ये कंजूस और सनकी राजा भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन गया। अगर आप भारत के नक्शे को देखते हैं तो हैदराबाद रियासत भारत के पेट में फ्रांस देश के बराबर एक बहुत बड़ा इलाका है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली सारी ट्रेन और सारी सड़कें यहीं से गुजरती थी। अब कल्पना करके देखिए कि हैदराबाद आज एक अलग देश होता तो भारत की स्थिति क्या होती। दिल्ली में बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रोज नक्शे पर उंगली फेरते हुए कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह है। अगर इसका ऑपरेशन करके निकाला नहीं गया तो पूरे शरीर को खराब कर देगा। और इसीलिए कहानी हैदराबाद के भारत में विलय हुई। ये कहानी ऑपरेशन पोलो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा मौर्य और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बुक। आज हिस्ट्री बुक को लेकर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर कहानियों को आपको सुनाएंगे। आज की कहानी जो है हैदराबाद के भारत में विलय की। 15 अगस्त साल 1939 जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, नेहरू भाषण दे रहे थे, तब हैदराबाद में सन्नाटा था। निजाम ने भारत के झंडे को फहराना जुर्म घोषित कर दिया। निजाम का सपना एक नए देश को बनाने का था, लेकिन निजाम अब बूढ़े हो चुके। ताकत एक नए जवान और बेहद ही खतरनाक आदमी के हाथ में आ चुकी। उसका नाम था कासिम रिजवी। कहने को तो रिजवी सिर्फ एक मामूली वकील, लेकिन अपनी भड़काऊ बयानों और बातों से वो पावरफुल बन गया। निजाम भी उससे डरते थे। रिजवी ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई थी, जिसे रजाकार कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो ये वर्दी वाले गुंडे थे। खाकी वर्दी, हाथ में तलवारें, कंधे पर पुरानी बंदूक और जुबान पर नफरत। 1947 के अंत तक इन रजाकारों की गिनती लगभग 2 लाख से अधिक हो गई थी। रिजवी ने एक रैली में तलवार लहराते हुए कहा कि दिल्ली वालों सुनो, हम सिर्फ हैदराबाद पर राज नहीं करेंगे, हम लाल किले पर भी अपना झंडा फहराएं। उस वक्त ये सिर्फ भड़काऊ बयान नहीं था, बल्कि जंग की धमकी थी। रजाकारों का काम था लोगों को डराना, ताकि कोई भी भारत में मिलने की बात ना करे। बहरानपल्ली नाम का एक ऐसा गांव था जिसने रजाकारों के सामने झुकने से मना कर दिया। गांव वालों ने अपने बचाव के लिए एक ऊंची मचान बनाई थी। जब रजाकार वहां पहुंचते तो गांव वाले गुलेल और पत्थरों से उनका मुकाबला करते।
गुस्साए रजाकारों ने गांव को घेर लिया और 90 से ज्यादा लोगों को गोलियां मार दी। मैसेज साफ था कि जो निजाम के खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल किया जाए। और ये कहानी और भी आगे गई। रजाकारों ने एक यात्री ट्रेन को रोका। लोगों ने डर के मारे सीट के नीचे छिप गए। रजाकारों ने लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। जब ये खबर दिल्ली पहुंची तो संसद में हंगामा मच गया। सरदार पटेल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तब उनके हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद भारत ने हैदराबाद के साथ एक समझौता किया कि हम हमला नहीं करेंगे, पर पटेल सही मौके का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अगर हिंदुओं को लगता है कि निजाम सिर्फ हिंदुओं का दुश्मन था तो ये गलत है। वो हर उस व्यक्ति का दुश्मन था जो सच बोल रहा था, जो भारत की बात करता था, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। हैदराबाद के एक जवान, लेकिन देश में चल रही क्रांति, वे अखबार लिखते थे जो एक सच्चे देशभक्त भी थे, और उन्होंने अपने अखबार में लिखा कि निजाम को समझ जाना चाहिए कि हैदराबाद की भलाई इसी में है कि वो भारत के साथ मिल जाए, रजाकारों की बात ना माने। कासिम रिजवी ने उन्हें धमकी दी, कहा कि लिखना बंद कर दो वरना तुम्हारे हाथ काट देंगे। वो नहीं डरे, लेकिन 22 अगस्त 1948 की रात जब वे स्वयं अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे तो सुनसान सड़क पर रजाकारों ने उन्हें घेर लिया। एक रजाकार ने पूछा कि तुम स्वयं हो, वो जो भारत की तारीफ करता है? इससे पहले कि स्वयं कुछ बोले, उनका दाहिना हाथ जिससे वो लिखते थे तलवार से काट दिया गया, फिर दूसरा हाथ काट दिया गया और फिर गोली मार दी। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मरते हुए शोएब ने कहा, हाथ काट दिया है, मुझे मार दिया है, लेकिन सच के हाथ नहीं पंख होते। उनकी हत्या ने पूरे भारत को हिला दिया। अब बात बर्दाश्त के बाहर जा चुकी थी। पटेल ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। हालांकि ये हैदराबाद की कहानी में एक और पेच था। हैदराबाद की लड़ाई सिर्फ भारत सरकार और निजाम के बीच नहीं थी, वहां एक तीसरा खिलाड़ी भी था, जो कम्युनिस्ट पार्टी। तेलंगाना के गांवों में जमींदारों को बहुत जुर्म था। रजाकारों से निपटने के लिए कम्युनिस्टों ने किसानों को हथियार दे दिया। दिन में गांव रजाकारों से डरते थे, लेकिन रात में कम्युनिस्टों का राज चलता था। उन्होंने 3000 गांवों पर कब्जा कर लिया। पटेल, जो बहुत दूर की सोचते थे, उन्हें डर था कि अगर निजाम कमजोर पड़े और भारत ने कब्जा नहीं किया तो हैदराबाद पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो जाए और तब भारत के बीचों बीच एक चीन जैसा हिस्सा बन जाएगा। इसलिए पटेल के लिए यह करो या मरो वाली स्थिति थी। भारत सरकार ने इसके बाद हैदराबाद के सारे रास्ते बंद कर दिए। पेट्रोल, नमक, दवाइयां, हथियार सब रोक दिया। लेकिन रजाकारों के पास नए नए हथियार आ रहे थे। सवाल यह था कि ये कहां से आ रहे हैं, और जवाब था आसमान से। यह काम कर रहा था सिडनी कार्टन नाम का एक आदमी। सिडनी कार्टन ऑस्ट्रेलिया का एक पायलट था और हथियारों का तस्कर था। निजाम ने उसे मुंह मांगी कीमत पर काम पर रखा था। कार्टन के पास बड़े बड़े प्लेन थे। रात के अंधेरे में पाकिस्तान को उड़ार भरता, प्लेन में हथियार और पेट्रोल भरा होता और समुद्र के ऊपर उड़ता। भारतीय वायुसेना की रडार से बचने के लिए प्लेन को पानी के एकदम सटा कर उड़ाता और फिर गोवा के रास्ते हैदराबाद में घुस जाता। रात में हैदराबाद के गुप्त हवाई पट्टियों की मसाले जलाई जाती।
कार्टन का प्लेन उतरता, हथियार गिराता और बदले में निजाम का सोना लेकर वहां से वापस उड़ जाता। भारत की वायुसेना ने उसे पकड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो बादलों में छिप कर निकल जाता था। ऐसे एक आदमी ने हैदराबाद को महीनों तक सप्लाई किया। हैदराबाद ने भारत के एक अधिकारी थे के.एम. मुंशी, उनकी हालत खराब थी। वह अधिकारी कम और कैदी ज्यादा हो गए। निजाम ने उन्हें घर में नजरबंद कर रखा था। उनकी बिजली पानी की लाइन काट दी गई थी, फोन ट्रैक होते थे और घर के बाहर 24 घंटे रजाकार की नंगी तलवारों लेकर पहरा था। हालांकि मुंशी पटेल को गुप्त संदेश भेजते थे, कभी सब्जी के टोकरी में तो कभी धोबियों के कपड़ों के गट्ठर में और कभी कभार मिठाइयों के डिब्बे में चिट्ठियां लिखकर दिल्ली भेजी जाती थी। मुंशी ने अपनी डायरी में लिखा था कि कल रात रजाकारों ने मेरे घर को मेरे घेरा और गेट पर गोलियां चलाई। रिजवी ने कहा, जिस दिन भारतीय सेना ने हमला किया सबसे पहले मुझे और मेरे परिवार को मारा जाएगा। लेकिन ये सब जानते हुए मुंशी डरे नहीं, डटे रहे। पटेल के आखिरी संदेश भेजा, सर थोड़ा पक चुका है, अब इंतजार मत कीजिए। फिर आई तारीख सितंबर 1948। दिल्ली में टेंशन बहुत ज्यादा था। प्रधानमंत्री नेहरू और कुछ बड़े नेता हमले के पक्ष में नहीं थे। उन्हें डर था कि हमला हुआ तो पाकिस्तान कश्मीर में गड़बड़ करेगा या फिर देश में दंगे हो जाएंगे। उस दौर में आर्मी जनरल चीफ बुचर एक अंग्रेजी आर्मी थे, वो भी डरे हुए थे। उन्होंने पटेल से कहा कि सरदार, हैदराबाद के पास भारी हथियार है, हमारे टैंक फंस सकते हैं, लड़ाई लंबी खिंच सकती है, हमें रुकना चाहिए। लेकिन 12 सितंबर की दोपहर पटेल ने एक मीटिंग बुलाई। जनरल की रिपोर्ट को साइड में रखकर पटेल ने आंखों में गुस्सा था, कहा, हैदराबाद का इलाज नहीं किया गया तो कल भारत का नक्शा बिगड़ेगा। मैं इतिहास को क्या जवाब दूं? आप बस मुझे फौज दीजिए। नेहरू उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। पटेल ने मौके का फायदा उठाया और आदेश दिया, कल सुबह भारतीय सेना कूच करेगी। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान हैं, इसलिए युद्ध का पहला दिन आया 13 सितंबर 1948। सुबह 4 बजे भारतीय सेना ने मेजर जनरल J.N. के चौधरी के साथ दो तरफ से हमला किया। रजाकारों ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि वो भारतीयों के टैंक को खा जाएंगे, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना की बड़े टैंकों की आवाज सुनाई देती है, रजाकारों का सारा नशा उतर गया। हैदराबाद की सेना ने पुल को उड़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने हवलदार बचिस्तर सिंह के साथ मिलकर गोलियों के बीच दौड़कर उस पर कब्जा कर लिया और बम के तार काट दिए। रजाकार जो निहत्थे लोगों को मारने से शेर थे, अब भारतीय फौज के सामने चूहे साबित हो रहे थे। वे अपनी वर्दियों को उतारकर झाड़ियों में छिप रहे थे। फिर युद्ध के दूसरे दिन यानी 14 सितंबर भारतीय सेना 60 मील अंदर तक घुस गई। सिडनी कार्टन के हवाई अड्डे पर भारतीय सेना ने बमबारी कर दिया था। रनवे टूट गया था। अब निजाम को बचाने आसमान से कोई नहीं आने वाला था। फिर 15 सितंबर हैदराबाद सेना के प्रमुख जनरल इरदूस समझ चुके थे कि खेल खत्म हो गया। रिजवी पागलों की तरह रेडियो स्टेशन पर चिल्ला रहा था, आखिरी सांस तक लड़ना है।
और खुद भागने का रास्ता खोज रहा था। इसके चौथे दिन 16 सितंबर भारतीय टैंक हैदराबाद शहर के बाहर पहुंचे। शहर में अफरा तफरी का माहौल था। रिजवी जो कल तक लाल किले पर झंडा फहराने की बात कर रहा था, अब निजाम के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसने निजाम से कहा, सरकार मुझे पाकिस्तान जाने दीजिए। निजाम ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। 17 सितंबर साल 1948 सुबह के 10 बजे जनरल अल इर्दूस अपनी कार में सफेद झंडा लगाकर भारतीय सेना के पास आए। वे मेजर जनरल चौधरी से मिले। इर्दूस ने कोई ड्रामा नहीं किया। कहा, मैं अपनी सेना को हथियार डालने का आदेश दे चुका हूं। फिर एक भारी सन्नाटे के बीच इर्दूस ने जनरल चौधरी से पूछा, क्या आपके पास एक सिगरेट है? जनरल चौधरी ने उसे अपनी सिगरेट दी। इसके 1 घंटे में जब तक सरेंडर का कागज पर तैयार हो रहा था, इर्दूस ने टेंशन में एक के बाद एक 17 सिगरेट पी गए। धुएं के हर कस के साथ हैदराबाद की पुरानी नवाबी खत्म हो रही थी। शाम 5 बजे निजाम रेडियो पर आए। उनकी आवाज कपकपा रही थी। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे लोगों, मैंने कासिम रिजवी की सरकार को गिरा दिया है। रजाकार खत्म कर दिए गए हैं। हम भारतीय सेना का शहर में स्वागत करते हैं। 18 सितंबर को मेजर जनरल बेगमपीट हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां पर एक ऐतिहासिक नजारा था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी निजाम अपनी पुरानी शेरवानी में रनवे पर खड़ा था। उसने आगे बढ़कर जनरल चौधरी का स्वागत किया। ये पुरानी नवाबी का अंत था। कुछ दिनों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद पहुंचे। हवाई अड्डे पर वही निजाम जो पटेल को अपना दुश्मन मानता था, अब हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था। पटेल प्लेन से उतरे। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। कहा जाता है कि प्लेन से निजाम की तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, गर्मी शांत हो गई? निजाम ने जवाब दिया, माफ करें, मैं गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया था। ऑपरेशन पोलो सिर्फ 108 घंटे यानी 4.5 दिन चला। इनमें भारतीय सेना के लगभग 32 जवान शहीद हुए, जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद के लगभग 2000 रजाकार और सैनिक मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जिस कत्लेआम की धमकी रिजवी ने दी थी, वो नहीं हुआ। भारतीय सेना के अनुशासन ने शहर को बचा लिया। कासिम रिजवी को जेल हुई। बाद में पाकिस्तान गया, जहां गुमनामी और गरीबी के बीच मर गया। सिडनी कार्टन भाग गया, लेकिन उसका धंधा बंद हो गया और निजाम और उनकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज जब आप हैदराबाद के हाईटेक सिटी में घूमते हैं या चार मीनार के पास आप चाय पीते हैं, तो याद रखिएगा कि ये शहर भारत का हिस्सा आसानी से नहीं होगा। इसके लिए शोएब उल्लाह खान ने अपना खून दिया और के.एम. मुंशी ने मौत के साए में अपनी रातें गुजारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुनिया का प्रवाह किए बगैर अपनी लोहे जैसी इच्छा शक्ति जताई। अगर वो 108 घंटे का ऑपरेशन पोलो नहीं होता तो आज हमें उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने के लिए शायद किसी और देश का वीजा लेना पड़ता। हैदराबाद भारत में मिलना सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारत के एक होने की निशानी थी। ये कहानी थी हैदराबाद की, ये कहानी थी हिस्ट्री बुक के पहले अध्याय की। ऐसे बहुत सारी कहानियां हम आपको सुनाएंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। चैनल का नाम है इंडिया टू भारत। धन्यवाद।